नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष कुमार पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हम फिर आपके सामने। कुछ मिनट तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ नई बातें जरूर आपको जानने को और सुनने को मिलेगी। जी शिव जी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात की कोई चर्चा भी नहीं थी। हालांकि मुलाकात प्रधानमंत्री से तभी होती है जब समय मिला होता है। आज उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री की मुलाकात की चर्चा अब पूरे देश में। आखिर क्यों मुलाकात की जरूरत पड़ी, क्या मुलाकात के कारण है, मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या वो बातें थी जो बेहद जरूरी थी। कई लोगों का मानना है कि 2047 तक का एक रोड मैप बनाया जा रहा है, लेकिन अभी 27 भी नहीं आया है, तो 20 साल पहले का रोड मैप बनेगा क्या? हाँ, 27 भी नहीं आया तो 47 का बनेगा क्या, ये कहने का मेरा प्रयास है। अभी लगभग 22 वर्ष बाकी है। यहाँ तो ये पता नहीं है जब से वैक्सीन लगी है कि कितनी देर किसकी जिंदगी है। योगी जी आए, तत्काल दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। गनीमत ये रही कि इस बार इमेज आई, चित्र आया, पिक्चर आई, पीएमओ ने शेयर किया, फिर मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से भी डाला है। तस्वीर आ गई और तस्वीर आने के बाद वो तस्वीर भी बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तस्वीर के बारे में जिक्र करेंगे संतोष पाठक जी, लेकिन मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ सतह पर ठीक चल रहा है? चल रहा है तो हां या ना, या नहीं चल रहा है तो वजह क्या है? प्रदेश में कई बड़ी समस्याएं हैं। दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, जैसे एक शिक्षक ने ही कह दिया कि यादव हो, अहीर हो, यादव हो, अरे भैंस चराओ, पढ़कर क्या करोगे? उसके मस्तिष्क में कहीं तो आई होगी। जैसे आपको याद है कि कुछ दिन पहले बलिया के एक जिला पंचायत राज अधिकारी ने लिख दिया कि जितने भी यादव और मुसलमानों की मकान बने उनकी जांच कराई जाए, और अगर वो सरकारी भूमि पर बने उन्हें तत्काल बुलडोज कराया जाए। वो अधिकारी सस्पेंड कराया गया। तो एक ये मानसिकता बन गई है इस समय। ऐसी मानसिकता में बेरोजगारी है प्रदेश में हावी, महंगाई हावी है, और भी कई हावी हैं। अपराध चरम सीमा पर है। कल ही 3 लोगों का अपहरण उत्तर प्रदेश में हुआ। बदायूं में हुआ, कानपुर में हुआ, आगरा, अलीगढ़ में हुआ। अलीगढ़ का बच्चा अलीगढ़ पुलिस ने सकुशल बरामद किया, कानपुर वाले की मौत हो गई और बदायूं वाले की खोजबीन जारी है। वहां 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। तो क्या इन सब चीजों पर बातचीत हुई? और इस समय ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। किसकी कुर्सी बचेगी, किसकी कुर्सी जाएगी, या फिर इसलिए बुलाया है चीफ सेक्रेटरी पर 10 करोड़ वसूली का एक लेटर लिखा गया। जिस पीठ ने लिखा उसी पीठ ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वापस ले लिया। तो क्या प्रधानमंत्री ने यह भी पूछा होगा कि ऐसे पत्र क्यों वायरल होते हैं, सरकार की साख क्यों धोई जा रही है, जब हम कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, वहां 10-10 करोड़ के लेटर वायरल हो रहे हैं। कई मुद्दों पर इस पर विस्तृत बातचीत हुई होगी। संतोष जी, क्या लग रहा है, क्या खबर है अंदर से? देखिए सर जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई, और उस बात से जो कुछ निकल कर आया, बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य निकल कर सामने आए हैं। वो एक एक करके मैं अपने दर्शकों के सामने रखूंगा, लेकिन मेरे एक बहुत करीबी मित्र ने, जो मेरे दर्शक भी हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बहुत ऊंचे पदों पर भी रहे हैं, ऐसे एक करीबी मित्र ने और एक दो और हमारे दर्शकों ने हमें भेजा कि आप महाराज जी तो आपका वीडियो देखते हैं और पूरा तो देखते नहीं होंगे 20-25 मिनट 30 मिनट का, लेकिन शुरू के 7-8 मिनट देखते हैं, ऐसा उनको पता लगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक समस्या का जिक्र कर दीजिएगा। तो मैं समस्या का जिक्र कर देता हूँ। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, क्या बात हुई वो भी तो बताऊंगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदया से मिले और उस औपचारिक मुलाकात की तस्वीरें आई। पता है क्यों मिले राष्ट्रपति महोदया से? विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, साहिबाबाद से लेकर गोरखपुर तक चुनावी रैलियां करने वाले योगी आदित्यनाथ आजकल उत्तर प्रदेश से जब दिल्ली आते हैं लखनऊ से, तो वो उसी साहिबाबाद के हिंडन एयरबेस पे उतरते हैं। उसी साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद का उपनगर है, 35 लाख की एक आबादी है, पिछले लंबे अरसे से एक सरकारी अस्पताल की मांग कर रहा है। मेट्रो गाजियाबाद तक शुरू हो गई है, गाजियाबाद के नए बस अड्डे तक, और नोएडा तक मेट्रो है।
अगर आप मोहन नगर से लेके नोएडा को अगर आप कनेक्ट कर दोगे कुछ किलोमीटर का, तो लाखों लोगों को सुविधा हो जाएगी। वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, सरकारी अस्पताल नहीं बन पा रहा, और हालत यह है कि योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रपति जी जो है वो गाजियाबाद में, साहिबाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि महाराज जी से कह दीजिएगा कि प्राइवेट अस्पताल के बजाय अगर सरकारी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आप राष्ट्रपति महोदया को लेके आते तो शायद एक बड़ी बात होती है। अब वो योगी जी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे दर्शक ने अपील की थी तो मैंने सामने रख दी कि साहिबाबाद की जनता आपसे क्या मांग कर रही है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेट है, माफ कीजिएगा जिला है, और अगर चुनावी दृष्टिकोण से भी आप देखें तो गाजियाबाद न केवल आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उत्तर प्रदेश सरकार को, बल्कि साहिबाबाद विधानसभा में जो वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उस वोट से मिली बढ़त के आधार पर ही गाजियाबाद का लोकसभा चुनाव भी जीत जाते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के सवाल पर। शिवजी, मुलाकात के बाद तस्वीरें आई, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पोस्ट किया, ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया। हालांकि बीच में एक दो मुलाकातें ऐसी भी जिसकी तस्वीर नहीं आई। उन मुलाकात की तस्वीरों को योगी आदित्यनाथ ने भी अपने हैंडल से पोस्ट किया। मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री के साथ तो हमेशा कैमरामैन चलता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो वहां मुख्यमंत्री के कैमरामैन की एंट्री नहीं होती है, प्रधानमंत्री का कैमरामैन ही तस्वीरें खींचता है। वहां कोई अधिकारी सेलेक्ट करता है, उनमें से एक दो तस्वीरों को पीएमओ के हैंडल से पोस्ट किया जाता है, और वही तस्वीरें जो यूपी की तरफ से जो अधिकारी होते हैं उनको भेज दिया जाता है ताकि मुख्यमंत्री अपने हैंडल से उसको पोस्ट कर सके। तो उसमें जो कई तस्वीरें पोस्ट की गई है उसमें एक तस्वीर, मैं अपने दर्शकों के लिए सिर्फ एक तस्वीर ढूंढ कर लाया हूं, एक तस्वीर निकाल कर लाया हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि जरा वो दिखा दे और फिर मैं उस तस्वीर की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है। अगर आप इस देश के सर्वोच्च नेता के साथ मिलने जाओगे, अगर आपको इस देश के सर्वोच्च नेता के साथ मुलाकात करने जाना है तो कोशिश करोगे ना कि मुस्कुराते हुए तस्वीर आए, अच्छी तस्वीर आए। अब इसको देखिए आप, योगी आदित्यनाथ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए तो नजर आ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मुस्कुरा पा रहे। अब बताइए, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, कार्यक्रम का न्योता भी दिया होगा, कई तरह की बातें भी कही होगी, अच्छा सा महंगा वाला गुलदस्ता भी उनको भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करने के बावजूद भी चेहरे पे मुस्कान नहीं आ रही है। और इसलिए शिव जी, जो आप बात कह रहे थे ना कि क्या सतह पर कोई बड़ा हंगामा चल रहा है, क्या सतह पर सब कुछ ठीक ठाक है, अब से पहले सतह के नीचे सब कुछ हंगामा चल रहा था, सतह पर ठीक ठाक नजर आ रहा था, लेकिन जब दो दो उप मुख्यमंत्रियों ने अपने ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, राज्य की राज्यपाल जो कि राज्य की प्रथम नागरिक मानी जाती हैं, उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, तो ऐसे मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और सीधे सीधे तस्वीर ये बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही उनका एक आखिरी सहारा थे, जिनके पास जाकर उन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन लग नहीं रहा कि उस गुहार से कोई काम हुआ है, लग नहीं रहा कि प्रधानमंत्री ने भी कोई ठोस आश्वासन दिया है। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि एक ही दिन में, इससे पहले एक दौरे पे एक ही दिन में प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात कर ली, और उस समय ये कहा गया कि इसको शब्द से मत लीजिएगा, सिर्फ भावना की तरह से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी कहते हैं बेटा मैं तो ये तय नहीं कर सकता, ताऊ जी तय करेंगे। ताऊ जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि अरे मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ बेटा, अब तो चाचा ही तय करेंगे। तो पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी एक दूसरे के पास दौड़ाते रहते हैं। अब अमित शाह की शिकायत लेके, अमित शाह द्वारा बढ़ाए गए नेताओं की शिकायत लेकर योगी पहुंचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने लगता नहीं कि कोई आश्वासन दिया होगा। मैं जानता हूं कि कार्यप्रणाली क्या है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला होगा कि अमित भाई से मिल लीजिएगा, अमित भाई से बात कर लीजिएगा। अमित भाई से बात करेंगे क्या, ये क्या करेंगे बात? भाई केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, किसके कहने पर, किसके सह पर? ओम प्रकाश राजभर और निषाद लगातार इनको धमकाते हुए नजर आते, किसके सह पर? ओम प्रकाश राजभर तो कह चुके कि अमित भाई ने तो मुझे आश्वासन दे दिया था मुख्यमंत्री बनाने का। तो ये तमाम चीजें हैं, बदलाव की बयार को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ गए थे, लेकिन लगता नहीं कि कोई ठोस आश्वासन मिला है। अब आश्वासन मिला या नहीं मिला इसकी प्रतीक्षा रहेगी, इसको लेकर बातचीत भी करेंगे, लेकिन क्या इन सब के बीच, क्या इस सब के मध्य ये बात सामने आएगी कि उत्तर प्रदेश में आखिर बदलाव की जरूरत क्यों है? लगातार बदलाव की बात उठ रही है। जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का जिक्र किया है, भाजपा बेचैन है। रही सही कसर अभी मायावती ने रैली करके पूरी कर दी, और अंतिम में फिर मायावती ने जो कल अपनी पार्टी से एक बड़े मुस्लिम नेता को बेदखल किया है, बर्खास्त किया है,
उससे यह साफ संदेश चला गया कि मुस्लिम बसपा की तरफ रुझान नहीं करेगा। लोगों को ये उम्मीद थी कि बसपा रैली में भारी भरकम भीड़ दिखाएगी, तो कांग्रेस में गए सिद्दीकी वापस आएंगे और भी कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य वापस आएंगे। मुझको नहीं लगता कि ये लोग अब वापसी करेंगे। धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। बसपा अपने पंख फैलाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और उस पर उसकी खामोशी ये बता रही है कि वो योगी आदित्यनाथ से किसी भी मामले में विवाद मोल लेना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हमारी बात हो, वो नहीं चाहती है कि हमसे कोई प्रतिवाद हो, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए उन्होंने रैली में भी योगी आदित्यनाथ सरकार की तो तारीफ की, लेकिन अखिलेश यादव पर हमला बोला। काश वो अगर उस दिन योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल देती तो अखिलेश को बड़ा नुकसान मिल जाता। अब अखिलेश का पीडीए और ताकतवर हो गया। कल उन्होंने डबल इंजन की जगह प्रहार इंजन ले आए, प्रखर इंजन, और प्रखर इंजन अब डबल इंजन को तोड़ मरोड़ देगा वो कह रहे हैं। उस पर उन्होंने अलग उसका पीडीए का विश्लेषण डाल दिया। इस सब से क्या केंद्र में उन्हें बुलाया गया? बार बार चर्चा होती है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, बार बार चर्चा होती है उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कभी चर्चा होती है उन्हें गृह मंत्री बना दिया जाएगा। तो क्या अमित शाह कुर्सी छोड़ेंगे? क्या राजनाथ सिंह कुर्सी छोड़ेंगे? इन्हीं दो पदों को लेकर उनकी चर्चा बार बार जारी है। कई लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी में अध्यक्ष के पद की लड़ाई बंद नहीं हो रही है। विश्व की सबसे सर्वशक्तिशाली पार्टी है और पिछले कई वर्षों से, जब से नड्डा का कार्यकाल खत्म हुआ है और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, तो कई वर्षों से अब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। संतोष जी, अगर यही राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य पार्टी का होता तो अब तक पार्टी की मान्यता समाप्त करा देता ये चुनाव आयोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर 5 साल की भी समय सीमा क्रॉस हो गई, कायदे से राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता तो छोड़ दीजिए, रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल में बदलाव की बात है, देखिए उत्तर प्रदेश जब से सत्ता में आए हैं, और बदलाव की जरूरत क्यों है, 2014 का लोकसभा चुनाव 71+2 एनडीए गठबंधन को 80 में से 73 सीटों पे जीत मिली थी। 2019 का लोकसभा चुनाव 62+2 64 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। और 2024 में जब एनडीए गठबंधन को बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि 400 पार का नारा दिया था, तो आके कहां पे पटक दिया, 36 पे। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले होता तो अपने दम पर 272 से क्रॉस करती, यानी बहुमत तो होता। लेकिन यूपी की हार ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर पटक दिया। और नरेंद्र मोदी को जब से वो संवैधानिक रूप से पद पर बैठे, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से लेकर 2014 तक, और 14 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने, अपने 25 वर्षों के जीवन काल में नरेंद्र मोदी को पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे उत्तर प्रदेश में गुजराती लॉबी मुख्यमंत्री को क्यों टिकने देगी? 24 के लोकसभा चुनाव के बाद ही यह तय हो गया था कि अब उनको विदा तो होना है। रही सही कसर महाकुंभ में जो गड़बड़ झाला हुआ उसने पूरी कर दी। उस समय तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने ट्वीट करके कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार मैं पोस्ट कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्यों के तमाम बीजेपी कार्यकर्ता कुंभ में जाने वाले यात्रियों की मदद करें। उस प्रदेश में सरकार अपनी थी, यानी बीजेपी के आला कमान ने भी ये मान लिया था कि योगी सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही। उसके बाद कई तरह के आरोप लगे, उनके अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगते रहे। लगातार जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, तो एक असंतोष की भावना तो थी। और रही सही कसर जो उनका सूचना विभाग है वो निकाल देता है। अब बताइए ऐसा कब हुआ होगा कि उन्हीं की सरकार में गठबंधन दल के सहयोगी, जिनकी पत्नी केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति यानी अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ये कहते हैं कि मुझे मेरी जान का खतरा है। उन्हीं के सरकार के पावर मंत्री जो हैं, ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरी सुपारी ले रखी है। उन्हीं के सरकार के गठबंधन सहयोगी दल के मंत्री ओम प्रकाश राजभर निषाद बार बार बगावती मूड में नजर आते हैं। और हालत ये हो जाती है कि उनका सूचना विभाग दोनों उप मुख्यमंत्री की तस्वीर को गायब कर देता है। उप मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ किसी भी अपने ही उप मुख्यमंत्री को अड़का नहीं पाते, डांट नहीं पाते, यानी विदाई की बेला नजदीक आ गई है। उनकी टीम के लोग जो भी कुछ कहते रहे, लोग कहते हैं कि केंद्र में बहुत
गृह मंत्री बनेंगे या रक्षा मंत्री बनेंगे, अमित शाह फिलहाल हटने नहीं जा रहे। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अमित शाह प्रधानमंत्री रहेंगे। संकट के इस दौर में राजनाथ सिंह को भी हटाने का जोखिम वो मोल नहीं ले सकते, क्योंकि राजनाथ सिंह को अगर खुला छोड़ देंगे तो फिर लालकृष्ण आडवाणी तो असक्रिय हो गए ना, स्वास्थ्य उनका खराब है। मुरली मनोहर जोशी जी भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह सकते क्योंकि बुजुर्ग हो गए, लेकिन राजनाथ सिंह सक्रिय होंगे तो इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। गडकरी साहब को भी अभी नहीं हटा सकते, तो इनके पास जो मंत्रालय बचता है वो छठे सातवें नंबर पे आने वाला ही मंत्रालय बचता है, तो इनके पास वो भी नहीं है, तो दिल्ली जाकर ये करेंगे क्या। और उत्तर प्रदेश में अब हद हो गई है कि राज्यपाल जब इनके कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दे एक तरह से, तो उससे बुरी विकट स्थिति नहीं हो सकती है। तो बदलाव तय है। अब बदलाव क्या होगा, किसकी विदाई होगी। आप ये देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है बीजेपी। पुराना गाना है एक कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब ये हो गया कि जितना ज्यादा है उतना कम है और दे जाओ। अब योगी जी चाहते हैं कि भाई सरकार मेरी मर्जी से बने, मैं क्यों झेल रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को, जो हर 7वें दिन 10वें दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं मेरे सरकार के कामकाज की रिपोर्ट लेकर। प्रदेश अध्यक्ष संगठन मेरी मर्जी से चलना चाहिए। अब अमित शाह कहते हैं कि संगठन तो छोड़ दो, मुख्यमंत्री भी मेरी मर्जी का होना चाहिए। तो गुजराती लॉबी और उत्तर प्रदेश की लॉबी की जो टकराव है, जो लड़ाई है, वो अपने आप में दिनों दिन तेज होती जा रही है, लेकिन बदलाव का समय आ गया है। 14 नवंबर यानी बिहार विधानसभा चुनाव का जिस दिन नतीजा आएगा, उसके अगले 10 दिनों के अंदर यानी नवंबर के महीने में ही 24-25 नवंबर एक कार्यक्रम भी अयोध्या में ध्वजारोहण, पहले आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास कर दिया था लोकसभा चुनाव में 2024 से पहले, अब ध्वजारोहण कार्यक्रम दिया गया है मंदिर का पूरा निर्माण करने के बाद। तो उससे पहले या उसके बाद, ज्यादा संभावना इस बात की है कि उससे पहले, और ये तस्वीर बता रही है कि योगी जी के मन माफिक बदलाव तो नहीं होने जा रहा है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि बड़ी समस्या है, देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम से क्या निकल के आएगा, क्योंकि लोगों को तो ये मानना था इस मुलाकात में सब कुछ अच्छा होगा, सरकार अच्छा करने के लिए होती है, लेकिन सरकार की तरफ लोग कातर भाव से देख रहे हैं। सरकार अच्छा कब करेगी, सरकार क्या करेगी। इस मुलाकात के बाद क्या आपको लग रहा है कि जब दोनों डिप्टी सीएम अभी रूठ गए थे, अयोध्या नहीं गए, राज्यपाल महोदया रूठ गई, तो क्या उसका जिक्र हुआ होगा। प्रदेश में अधिकारी बेलगाम है, एक अधिकारी पर 10 करोड़ की लेटर लगता है, तो क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी। देखिए बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम बातें रखी होंगी, मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम बातें रखी होंगी, इन तमाम चीजों का जिक्र भी किया होगा। खुलकर अमित शाह का नाम तो नहीं लिया होगा, लेकिन इशारों इशारों में कहा होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब की कार्यशैली है, मैंने कहा मुस्कुराते उन्होंने कहा होगा कि ठीक है अमित भाई से बात कर लीजिए। संगठन की बात आई होगी तो उन्होंने कहा कि होगा कि ठीक है नड्डा से बात कर लीजिए। लेकिन समस्या यही है कि तय तो कोई और कर रहा है। भाई अमित भाई ही अगर सब कुछ तय कर रहे हैं तो अमित भाई से बात करके करेंगे क्या। और मोदी कोई ठोस आश्वासन देने की स्थिति में है नहीं। अब इनकी बेचैनी और इनकी बेताबी बढ़ती जा रही है कि अब तक तो चलिए ठीक है, जो कुछ भी था पर्दे के पीछे चल रहा था, लेकिन जब आपके डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं दिया, आपके चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन नहीं दिया, आपके लिए मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं, तो अब इनके पास समस्या यही है कि अब इनको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। तो कोई ना कोई तो फैसला लेना होगा, कोई ना कोई तो बात रखनी होगी। अब मोहन भागवत इनसे मिल नहीं रहे। मोहन भागवत गए थे कुछ महीने पहले, वाराणसी गए थे, पूरे पूर्वांचल का दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गए। जिस दिन वो वाराणसी गए उसी दिन जो था योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए, मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उससे पहले के एक दौरे पर, मोहन भागवत साहब के एक दौरे पर एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो पहुंच गए, उन्होंने भागवत साहब को काला झंडा दिखा दिया। उस दिन से भागवत साहब भी नाराज होकर बैठे हुए हैं कि भाई इतने नजदीक आकर काला झंडा क्यों हमको दिखा दिया। मुख्यमंत्री जाते हैं जिस जिले में, वहां सफाई जैसे ही काला झंडा दिखाने की बात करते हैं, रात में ही पुलिस पहुंच जाती है। देखा होगा ना शिव जी, रात में ही पुलिस पहुंच जाती है, नेताओं को उनके घर में नजरबंद कर दिया जाता है। और बताइए मोहन भागवत के पास पहुंच गए काला झंडा दिखाने वाले, तो संघ नाराज है, भागवत साहब मिल नहीं रहे, अमित शाह सुन नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब मोदी जी ही योगी के लिए एक सहारा है, लेकिन तस्वीर ये बता रही है कि मोदी जी ने, जब मैं जी कह रहा हूं, आमतौर पर मैं नेताओं के नाम कह के जी नहीं लगाता, आप समझ गए होंगे कि मैं किस लिए कह रहा हूं। तो योगी के लिए मोदी जी ही सहारा है, लेकिन मोदी जी अमित भाई के बिना कुछ करेंगे कहां, ये भी एक बड़ी बात है। और इसलिए योगी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफा तय है, विदाई तय है,
कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, योगी जाएंगे या केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को इस्तीफा देना पड़ेगा। और योगी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? केंद्र में क्या कृषि मंत्रालय जैसा पद भी अब खाली नहीं है, वो भी शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए, तो कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। और ये तय मानकर चल लीजिए कि अगर अमित शाह की चलेगी तो मंत्रालय भी ऐसा मिलेगा जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत ज्यादा सुना नहीं होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा देखा नहीं होगा। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे क्या नतीजा आता है, सरकार की तरफ से क्या खबर आती है, क्या बदलाव की कोई बयार आती है, कि आंधी आती है, कि तूफान आता है, हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।